अपने जीवन में मैं ऐसे कई व्यक्तियों से मिला हूँ जिन्होंने बाघ संरक्षण की दिशा में काम किया है। उनमें से कुछ आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं और कुछ उन्हें बचाने में घातक रूप से घायल हो गए हैं। मैं उन सभी बहादुर आत्माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की कि भारत में बाघों का बेहतर और सुरक्षित भविष्य हो। आज हमारे शो में एक बहुत ही दिलचस्प आदमी आ रहे हैं जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उन्होंने जंगल में अपना पहला बाघ देखा। मैं किसी और की नहीं बल्कि टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के प्रसिद्ध बाघ संरक्षणवादी हंस दलाल की बात कर रहा हूँ। हंस सेरेब्रल पाल्सी के साथ पैदा हुए थे, a neurological disorder caused due to brain malformation in the early stages of birth। पेशे से साउंड इंजीनियर, उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन 2007 में उन्हें बाघों के प्रति अपने जुनून का पता चला, जिसके बाद उन्होंने बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए काम करने का फैसला किया। आज मैं उस व्यक्ति के करीब और व्यक्तिगत रहूँगा जिसने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन आज भी एक योद्धा की तरह जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है। आज उनकी लड़ाई खुद से नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ को बचाने से जुड़ी है। सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 1 माइल एट अ टाइम। और जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जिस पॉडकास्ट का आप सभी को इंतज़ार था, फाइनली वो आ गया है और जिनके साथ होने वाला है, फीचरिंग द वन एंड ओनली मिस्टर हंस दलाल। थैंक यू सो मच। What's up? ऑल कूल ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Yeah, man, anytime, bro. आज मतलब मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरे सामने कोई सीनियर IAS ऑफिसर नहीं है, कोई एनिमल अटैक विक्टिम नहीं है, मेरा भाई हंस दलाल बैठा है। सो मैं एकदम चिल आउट मोड में आराम से दिल खोल के हंस भाई के साथ में बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो। सो हंस भाई, फ्रॉम अ साउंड इंजीनियर, ये जर्नी आपकी रातों रात एकदम से एक वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट में कैसे चेंज हो गई? ये एक्चुअली जर्नी जो है वो एक हॉलिडे पे गया था मैं। जब मेरा स्टूडियो था बॉम्बे में, तो मेरे चाचा के साथ में हॉलिडे पे गया था कान्हा। और जब मैं कान्हा गया ना, मुझे पता नहीं था कि इंडिया में टाइगर रिजर्व से जंगल है, इतने खूबसूरत जंगल है। मेरे लिए जो पर्यावरण, जो नेचर है ना, वो सिर्फ हिमालय था और मेरे पिताजी का खेत था। बस वही मुझे नेचर, और लोनावला खंडाला, वही नेचर था मेरे लिए। तो मैं 2007 में जब मैं कान्हा गया अपने चाचा के साथ, तो वहाँ पे मैंने अपने तीसरे सफारी में मेरा पहला टाइगर देखा। और वो एक 5 सेकंड का साइटिंग था, लेकिन वो 5 सेकंड में मेरा पूरा दुनिया पलट गया यार। तो फिर मैं वापस बॉम्बे आया। फिर मेरा मन जो है वो स्टूडियो में नहीं लगने लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वही टाइगर घूम रहा था। तो फिर 1 साल के बाद हमने स्टूडियो बंद करने का निर्णय लिया। और फिर मैं घर पे बैठा था और घर पे एक 6 महीने का सबैटिकल लेने की सोचा। तो मैं घर पे बैठा था और स्टूडियो दिसंबर में बंद हुआ और फरवरी में मैं घर पे बैठ के टीवी देख रहा था और मैं डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लैनेट देख रहा था। अब अचानक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने अपने पिताजी के दोस्त को फ़ोन किया जो एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, और उनको मैंने बोला कि मुझे टाइगर बचाना है, क्या करूं? तो फिर उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दिया जो रणथंभौर में काम करता था, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी फतेह। सो तब मुझे पता भी नहीं था कि फतेह कौन है, क्या है। मैं बस उसको फोन करके बोला मुझे टाइगर बचाना है, महेश अंकल ने नंबर दिया, मैं आ रहा हूँ रणथंभौर। और 1 हफ्ते बाद मैं पहुंच गया रणथंभौर। तो ऐसे शुरू हुआ। मतलब डायरेक्टली एक इंसान ने डायरेक्ट द लेजेंड फतेह सिंह राठौड़ जी को फोन किया और बोला कि मैं टाइगर, मेरे को बचाना है टाइगर को और मैं आ रहा हूँ। इससे मतलब it's like everything is fell in place. It's like जब कुछ होना होता है तो वो होके रहता है ना, ऐसा ही कुछ हुआ यार। Destiny. Yeah, exactly. If something is destined to happen, it will happen no matter what you do. But I think आप उन लोगों में से लकी हो जिनको मौका मिला कि वो फतेह सिंह जी से जाके टाइगर कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में सीख सके। बहुत लकी हो। तो इसी के साथ में उसके बाद में आपका
जितना आपका स्कूलिंग, आपकी कॉलेज जो है सब बॉम्बे में हुआ था? स्कूलिंग बॉम्बे में हुआ, 11th-12th बॉम्बे में हुआ। एक्चुअली 11th ही किया, 12th तो मैंने किया नहीं। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया, उधर मैंने साउंड इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और फिर वापस बॉम्बे आके एक स्टूडियो, पहले तो मैंने 2-3 साल अलग स्टूडियो में काम किए, फिर मैंने खुद का स्टूडियो चालू किया अपने पार्टनर के साथ। वो स्टूडियो मैंने कुछ 10 साल चलाया। फिर उसके बाद में तो कहानी बता दिया मैंने। So, अभी आप जो जगह देख रहे हो यहाँ पे, ये टाडवा में इस टाइम पे मैं हंस भाई के घर पे हूँ। He has a beautiful house and thank you so much for inviting me, हंस भाई। No problem man, any time। So, अब इनके बारे में जितना बोला जाए वो तो कम है। एक टाइगर ने आपका 5 सेकंड के अंदर दिल जीत लिया। मैं अपनी ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि देखो इनकी, मतलब ये टाइगर जो है वो ऐसा जानवर ही है कि प्यार हो ही जाता है। मतलब मैं अफ्रीका गया हूँ, लायंस देखे, लेकिन टाइगर एक अलग जानवर है। जैसे लेपर्ड एक अलग जानवर है। लेपर्ड टाइगर को देख के अलग ही, मतलब लाइक अपने आत्मा को छू लेने वाले जैसे फीलिंग आती है कि लायन को देख के उतना नहीं होता है, लेकिन टाइगर और लेपर्ड को देख के वो आत्मा को छू लेते हैं। यार ये जानवर क्या करे। तो हंस भाई, जब आप रणथंभौर से अपना सब कुछ सीख साख के वापस आपने टाडोबा को ही क्यों चूज किया? पहली बात तो ये, बिकॉज रणथंभौर में भी आप अपना करियर एज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आगे बढ़ा सकते थे। मतलब रणथंभौर में ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे उस वक्त, अभी भी कर रहे हैं। और जब मैं टाडोबा आया 2012 में मैं जब टाडोबा आया पहली बार, तो टाडोबा तभी फेमस होने चालू हुआ था। मतलब वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में था एज अ टाइगर रिजर्व। टाइगर पॉपुलेशन अच्छे थे, लेकिन लोग नहीं जानते थे टाडोबा के बारे में इतना। और तब क्या है, तब ये भी क्या बोलते, तब काम करने का मौका भी अच्छा था। प्लस मैंने खुद, आई एम फ्रॉम बॉम्बे विच इज महाराष्ट्र, तो खुद का स्टेट में भी है तो वो भी आसानी पड़ती है। लोकल लैंग्वेज जानता हूँ मैं मराठी, तो कोई उल्लू नहीं बना सकता क्योंकि, और बहुत सारी चीजें थी। और प्लस मेरे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी तब। तो मैंने सोचा कि यहीं पे सेटल हो जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेटल हो गया। फिर एक टाइगर एक्सपर्ट जब सामने बैठा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि टाइगर्स के बारे में बात ना की जाए। तो क्यों नहीं करते टाइगर? नहीं, बहुत बात हो गया टाइगर के बारे में। ऑडियंस मेरी भगवान है और आपको लाखों लोग हैं जो चाहते हैं। हाँ, मेरे को पता है। मतलब प्लीज, ये हंस भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। हाँ, ये कभी भी कुछ भी एकदम से फटाक से बोल देते हैं, बट बहुत सही चीज बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो मैं ये बोला था हंस भाई, आपके बहुत से लोग हैं जो आपको इतना पसंद करते हैं, लाखों चाहने वाले हैं आपके, तो उनके लिए और जरूर हाँ, बोलो। तो टाइगर्स की बात करता हूँ, और मैं आज आपसे सिर्फ टाडोबा के टाइगर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। वी विल टॉकिंग अबाउट द फेमस टाइगर्स इन जनरल। Yes, let's do that. Let's start with Tadoba only. Okay, we are in Tadoba. Might as well start with Tadoba. आपके टॉप 5 सबसे फेवरेट टाइगर्स आज तक यहाँ टाडोबा के कौन से रहे हैं? एक तो पता है मुझे, एक तो माधुरी है, she is the first tiger I ever saw. Then of course Wagner, who's my favorite. I spent a lot of time with him. Then एक टाइगरेस है या अग्रेसरी बफर भी, उसका नाम शर्मी भी है। She is also a beautiful tigress. Then there's another tigress in the buffer called Madhu, who's a stunning tigress. And one of my other favorites is, I would have to say, Lara. Lara is beautiful. Like जब लारा को देखते हैं ना, दूर से या नजदीक से भी, अगर आपको पता नहीं होगा कि लारा है ना, आपको लगेगा कि मेल टाइगर आ रहा है। वो इतनी बड़ी है, मतलब लारा है, बहुत बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मेरे टॉप फेवरेट टाइगर्स था। क्या बात है। एंड स्पेशली मैं, वैसे तो कल रात को मैंने इनसे बहुत बात करी थी, स्पेशली मैंने माधुरी के बारे में बहुत बात करी थी। धक धक माधुरी एकदम। तो आई एम श्योर कि जितने हमारे यहाँ के डोमिनेंट मेल्स हैं, उन सबका कभी ना कभी दिल तो आया ही होगा माधुरी के ऊपर। नो, सो
माधुरी का क्या था ना, माधुरी पहले खौर में थी, फिर बफर में शिफ्ट हुई। अब वो बफर के बाहर कोल माइंस में रहती है, और वो शायद वो 17-18 साल की होगी। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज जो माधुरी का है ना, शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टाइग्रेसेस इन थानोबा। मतलब अभी भी 16-17 साल की उम्र में उसके अभी भी 2 बच्चे हैं, अभी भी 1 लिटर है 2 बच्चों का। और उसका क्या है, उसके सारे बच्चे जो है, जितने भी बच्चे हुए ना, वो सारे अडल्टहुड तक सर्वाइव करके उसने अलग भी हो गए उससे। तो उसने एक भी बच्चा उसमें से उसने खोया नहीं आज तक, उसका ये ऐसा रिकॉर्ड है। तो शी इज वेरी सक्सेसफुल टाइगर। प्लस वो एक टाइगर से जिसने पूरे मोहल्ली रेंज का जो बफर है, आज की तारीख में मतलब जो भी टाइगर्स मोहल्ली रेंज में मतलब कौर बफर पकड़ के, तो मोहल्ली रेंज में ज्यादातर टाइगर्स तो उसी के देन है, मतलब माधुरी के ही देन है। तो शी इज डन अ लॉट फॉर थानोबा आल्सो, एंड शी इज अ ब्यूटीफुल टाइगर। एक और सुपर मॉम मिल गई हमारे को जंगल से। या तो अंश भाई मतलब वो कॉलर वाली जितनी सुपर मॉम नहीं होगी, लेकिन वो यहाँ के लिए काफी सुपर मॉम ही है। माँ तो माँ ही होती है। या राइट। तो हंस भाई, जरा कल रात का कुछ सीन याद आ गया मेरे को। इधर से कुछ आवाजें आ रही थी रात को हमारे को कल। थोड़ा सा प्लीज आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे? तो वो जो जंगल आपको दिख रहा है पीछे, वो जंगल जो दिख रहा है पीछे, वो पूरा कौर जोन है थानोबा का। और मेरा जो घर है वो बफर जोन में, मतलब हम लोग लिटरली कौर और बफर के एज पे बैठे हैं। और कल रात को वहां से चीतल के अलार्म कॉल्स आ रहे थे लगातार। यहाँ पे बहुत टाइगर, लेपर्ड, भालू सबका बहुत मूवमेंट होते रहता है यहाँ पे आसपास। तो वागडो, मतलब वो टाइगर जितना मेरे को आज तक लोगों ने इतना बोल के चुप करा दिया। मैं कभी भी बोलता हूँ ना कि मैंने अपने हिसाब से आज तक ये टाइगर देखा है जो मुझे साइज सबसे बड़ा लगता है। जो भी है सब लिखते हैं डूड वागडो 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 वागडो, एंड सब ने यही बोला कि वागडो के बारे में अगर करीबी से जानना है तो इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं हो सकता। मैंने बहुत टाइम बिताया उसके साथ, 2 साल फिल्म क्रू के साथ तेलिया सिस्टर्स के ऊपर। तो मैंने बहुत पूरे 2 साल उसी के साथ बिताए, 2012-2013। फिर वो बफर में जब शिफ्ट हुआ तो मैं बफर में काम कर रहा था, तो तब भी वागडो के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड किया। वागडो है सब मतलब जो भी टाइगर लवर्स हैं उनको तो पता ही है कि वागडो बहुत ही बड़ा टाइगर था। वो एक टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा टाइगर माना जाता था, मतलब साउथ एशिया, क्योंकि साइबेरिया भी एशिया में ही आता है, तो एशिया नहीं बोल सकते, लेकिन साउथ एशिया में मतलब साइबेरिया को छोड़ के वो सबसे बड़ा टाइगर वही था जी। लेकिन और वागडो एक सुपर डैड भी था, मतलब वो अपने बच्चों और अपनी मेट के साथ जाके वक्त बिताता था, उनके साथ बैठता था, बच्चे उसके साथ खेलते थे। जो पहले कभी किसी भी टाइगर में ये मेल टाइगर बॉन्डिंग मतलब फैमिली कभी भी देखा नहीं था लोगों ने। तो ये शायद पहला ही टाइगर होगा जिसने ये दुनिया को दिखाया कि मेल टाइगर भी अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग में पार्ट लेता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। और वागडो का एक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस किया था, बताओ प्लीज बताओ। लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन ये नोटिस करने के बाद में ना यही पैटर्न मैंने बाकी 2-3 टाइगर्स में नोटिस किया है कि वागडो जो था ना वो बहुत ही पंक्चुअल टाइगर था। मतलब आपको उसका टाइमिंग एक बार पता चल गया ना तो आपको वहाँ एक स्पॉट पे रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसी टाइम को आओ। जैसे कि शाम को समर में वो वाटर रोल पे आता था और वो शार्प मतलब एग्जैक्टली ऑन द डॉट में, मतलब 10 मिनट के अंतर में, मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स ही वुड कम टू द वाटर रोल। ओके, सो 5:30 और 5:45 बजे के बीच में वो वाटर रोल पे आता था और एग्जैक्टली 20-22 मिनट बैठता था और फिर चला जाता था। तो मतलब आप
वहाँ पे अब अभी आप 3 बजे जंगल में घुसते तो सब लोग जाके बैठते थे वही एक स्पॉट पे 3 बजे से धूप में। और मैं क्या करता था, मैं ना अपने ड्राइवर में घुमाता था, झाड़ के नीचे रोकते थे गाड़ी, कहीं कहीं घूम के, फिर 5:20 को 5:25 को वहां पे पहुंचते थे, उसको देख के फिर चले जाते थे। और मतलब सुबह को भी उसका टाइमिंग सेट था, मतलब 7:10 को आएगा वो वाटर होल में सुबह को, और फिर चला जाएगा 20 मिनट बैठ के। तो ऐसा उसका टाइमिंग काफी फिक्स था, मतलब वो दोपहर को भी सफारी 3 बजे वो आके बैठ के, जैसे ही सफारी गाड़ी पहुंचती थी ना वैसे ही उठ के चला जाता था, क्योंकि उसका 20 मिनट हो जाता था। फिर सब लोग वहीं पे बैठते थे 1-1.5 घंटा धूप में। तो उसका टाइमिंग बहुत ही सेट था। और ये बात मैंने आज की तारीख में एक दूसरा टाइगर है तारू करके, तारू भी काफी ऐसा पंक्चुअल है, मतलब वो उतने ही बजे उठेगा। जैसे छोटी मधु है, छोटी मधु एक दूसरी टाइग्रेस है जो वागदो की बेटी है, उस छोटी मधु का भी मूवमेंट का टाइम जो है वो टाइम सेट है उसका, मतलब 5:45 और 6:15 के बीच में वो उठ के मूवमेंट करने लगेगी शाम को, मतलब लेट ही करती है वो मूवमेंट। तो एक्चुअली इंस्टेड उसके पीछे घूमने के बदले आप कोई दूसरा टाइगर कहीं और ढूंढ के फिर उसके एरिया में लेट आओगे तो भी मिलने के चांसेस अच्छे। तो ऐसा सीन है, मतलब टाइगर्स का बॉडी क्लॉक काफी बैंग ऑन है टाइप्स, ये मैंने नोटिस किया है यहाँ पे। बहुत ही पंचुअल टाइगर्स मिले आपको जो एकदम टाइम पे आके दर्शन देके जाते हैं। मतलब अभी तो आके गाइड्स और ड्राइवर्स को भी पता ही है कि ये टाइगर लेट मूवमेंट करता है, ये टाइगर लगभग कितने बजे मूवमेंट करता है। तो हाल ही में एक मूवी निकली थी टाइगर 24, हंस भाई वो मूवी देख के आए थे। मैंने हंस भाई को बोला था जब वो बॉम्बे में थे, मैं भी बॉम्बे में था, अनफॉर्चुनेटली मैं और हंस भाई मिल नहीं पाए थे उस टाइम में बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट्स। हंस भाई मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि वो मूवी कैसी लगी आपको टाइगर 24? मैंने एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि मैंने रणथंबोर में उस्ताद जो 2024 जो उस्ताद टाइगर पे ये फिल्म बनी है जी, उसको भी मैंने काफी करीब से और काफी वक्त मतलब मैंने काफी वक्त उसके साथ गुजारा है। बहुत ही खूबसूरत टाइगर है और उसको लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट कुछ कंट्रोवर्सी हुई है जो ये फिल्म में भी दिखाई गई है। मतलब ये फिल्म बहुत ही बढ़िया फिल्म है, मतलब लोगों को ये फिल्म जो है लोगों को समझाएगी कि जो टाइगर कंजर्वेशन है वो क्या है टू एन एक्सटेंट। एब्सोल्युटली कि टाइगर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आता है। अब आप T24 को भी देखोगे तो जितने भी लोगों को उसने मारा है तो उसने मारा है लोगों को, ये पक्की है। खाया है नहीं खाया है वो मुझे नहीं पता और मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो जिन लोगों को T24 ने मारा है वो सारे ही लोग जंगल के अंदर मरे। हालांकि T24 टाइगर जो है वो जंगल के बाहर आके उसने एक भी आदमी को नहीं मारा। करेक्ट। इंसान जो है वो जंगल के अंदर पैदल गए, गैर कानूनी है पैदल जाना जंगल के अंदर, फिर भी वो लोग गए। तो मतलब काफी एविडेंट है कि किसकी गलती है और किसको सजा मिलती है, राइट। तो बहुत बढ़िया फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज थिएट्रिकल रिलीज में भी आज की तारीख में आने लगे, मासेस को दिख रहे। और मतलब कि जिस टाइगर को मैंने इतने करीब से देखा है उसको ऐसे बड़े पर्दे में देखने में वो बात ही कुछ अलग है, कसम से। और वो शॉट्स भी बहुत ही खूबसूरत है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। वॉरेन ये सुन के बहुत खुश होएगा फॉर श्योर। तो अब मैं एक और जगह के बारे में बात करना चाहूंगा, कॉवेट टाइगर रिजर्व। हाँ, तुम दिल्ली वालों का फेवरेट। आई न्यू दिस, ये आ रहा था बट मतलब आप दिल्ली वाले के दिल्ली के जितने भी लोग हैं ना उनको आप पूछोगे ना तो उनके लिए कॉर्बेट जन्नत है और कोई जंगल है ही नहीं इंडिया में, मतलब कॉर्बेट के कॉर्बेट छोड़ के कोई दूसरा जंगल है ही नहीं इंडिया में इनके दिल्ली वालों के लिए। दूसरा घर, मेरा दूसरा घर। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये भी गए हुए हैं वहाँ पे एंड इनको भी वो जो जगह है इन्होंने खुद मुझे बताया था कल रात को, दैट यू नो लैंडस्केप। सुंदर खाल पे भी आएंगे हम, हाँ मोहान पे भी आएंगे हम।
तो जो लैंडस्केप जो है कोविड का, दैट इज यू नो ही फाउंड इट लाइक वन ऑफ द बेस्ट लैंडस्केप्स इन इंडिया. सो मैं लोगों को एक बात कहता हूँ, हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि अगर आपको टाइगर देखना है, सिर्फ देखना है, आपको टाइगर वाइल्ड में देखना है, तो आज की तारीख में ना ताड़ोबा जैसा कोई जंगल नहीं है जहाँ पे टाइगर दिखता है. लेकिन अगर आपको टाइगर फोटोग्राफ करना है तो या तो रणथंभौर या कॉर्बेट, क्योंकि वो जो लैंडस्केप्स है ना वहाँ के, मतलब कॉर्बेट में भी वो पहाड़, वो ग्रासलैंड्स और वो नदियाँ जिसमें ब्लू वाटर है, नीला रंग का पानी, उसमें टाइगर बैठा हुआ, रामगंगा राइट, और जो पहाड़ है, पत्थर है, उस पे टाइगर मिलना. और रणथंभौर में जो है वो जो किला फोर्ट है, किला, उस पे टाइगर दिखना है. या जो वहाँ के महल है अंदर टूटे फूटे पुराने जमाने के रूइंस है, उसमें टाइगर मिलना है. या वो चट्टानों पे टाइगर मिलना फोटोग्राफ के हिसाब से. और क्या है ना कि कॉर्बेट और रणथंभौर जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, तो उसमें हिल्स और वैली है, तो जो सूरज की रोशनी है वो पहाड़ों के बीच में से जो आती है ना, वो लाइट, वो किरण ना, वो फोटोग्राफ को चार चांद लगा देते हैं. बिल्कुल. जो ताडोबा में नहीं है. ताडोबा में भी अच्छे फोटो मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन जो रणथंभौर जो वहाँ पे टाइगर का फोटो लेना ना, वो अलग ही बात है. और आप भी मेरे से शायद मानोगे ये बात. मैं इनसे 100 नहीं 200% इस बात को मानूंगा जिन्होंने बोला है. हंस भाई, अब मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जो काफ़ी समय से आकर्षण का केंद्र रह चुका है. मैन ईटर्स, आदमखोर टाइगर्स के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपके विचार जानना चाहेंगे इस विषय पर. देखिए, पहली बात तो जो मैन ईटर जो कहते हैं, जो आदमखोर कहते हैं ना, वो एक मिसकंसेप्शन है. क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि 90% मतलब 90% जो कॉन्फ्लिक्ट केसेस मैंने देखे या मैंने सुने हैं, उसमें मैं कह सकता हूँ कि जितने भी मैंने केसेस देखे उसमें से 95-98% टाइम्स तो टाइगर ने इंसान को खाया नहीं, तो उसे मैन ईटर कैसे कर सकते हैं. उसने सिर्फ टाइगर ने सिर्फ इंसान को मार के छोड़ दिया, एक टुकड़ा भी नहीं खाया. और अगर खाया भी होगा तो इतना सा एक टुकड़ा खाया होगा, लेकिन उसे मैन ईटर क्वेश्चन, मतलब मैन ईटर नहीं कह सकते, तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट टाइगर्स कह सकते हैं. आई थिंक इट्स अ बेटर वर्ड फॉर, बिकॉज मैन ईटर मीन्स oh my god, it's dangerous, it has to be taken out and all. No. और ज्यादातर जो है ना, मैं कहूँगा 99.9999, because you cannot say 100%. तो 99.999999% जो इंसान जो टाइगर या जानवर के हाथों मरते हैं, 99.99% तो वो लोग जंगल के अंदर ही जाते हैं. टाइगर का भी जंगल के बाहर आके इंसानों को तो मार नहीं रहा है. अभी जंगल में जाना, पैदल जाना गैर कानूनी भी है और बेवकूफ़ी भी है. मतलब आप जानते हो कि टाइगर है, लेपर्ड है, भालू है, स्नेक्स है, जो भी है, तो अंदर क्यों जाना है. हाँ, और जब आप जंगल में जाओगे, वो तो टाइगर का टेरिटरी है. अभी सोचो, आपके घर में कोई घुस जाएगा तो आप क्या करोगे. सेल्फ डिफेंस में तो आप भी उसको मारोगे. अभी टाइगर भी आपको मार रहा है क्योंकि आप उसके घर में जा रहे हो. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैन ईटर्स कहते हैं, और इसी को लेके मतलब लोग भी एडवांटेज लेते हैं कभी कभी, और मैन ईटर डिक्लेयर कर दो, ख़त्म कर दो. ऐसा नहीं है यार. जैसे कि एक टाइगर अगर एक बार इंसान मारता है, 2 बार इंसान मारता है, तो हो सकता है गलती भी हो सकती है. जब तीसरी बार मारता है तब गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने की बारे में सोचती है कि उसे ट्रैंक्विलाइज किया जाए, उसे पिंजरे में बंद किया जाए. ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की बात डिसीजन है. एक और चीज़, ये
आपको पता है कि आजकल भारत के अंदर हमारी 20 टाइगर स्टेट्स हैं हाँ और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पूरे इंडिया के अंदर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी से आज की डेट में हो रहा है। वेदर वी टॉक अबाउट जो चंद्रपुर के अंदर आपने बताया था जो प्रभु टाइगर जो था, दूसरा हम बात करते हैं अवनी का केस जो हुआ था, देन सुंदर खाल जो बहुत साल पहले हुआ था, देन आजकल जो मोहान के अंदर कॉर्बेट में जो चल रहा है, उस्ताद को बोले उस्ताद उस्ताद ऑल्सो। तो ये जानना है कि अब इतना टाइम कैसे लग जाता है कि मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट टाइगर को पकड़ने में, और लोग रिजल्ट्स बहुत जल्दी मांगते हैं डिपार्टमेंट से। देखो बॉस, पहली बात है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो टाइगर का जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ रहा है। मतलब तो कुछ साल पहले हम लोग 1400 पे थे, आज हम 3000 तक पहुंच गए हैं। और वो काफी अच्छी बात है। अभी जो है ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक जंगल जो है, समझो 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक जंगल है। उसमें ना सिर्फ एक मेल टाइगर और 3 या 4 फीमेल टाइगर ही रह पाएंगे। उससे ज्यादा नहीं रह सकते। हिरन भी इतनी सस्टेन कर सकता है। तो इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। ये जंगल कितने जानवर संभाल सकता है। करेक्ट। जैसे अगर आप देखिए, कोई भी एरिया अगर ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाए तो उसके रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ता है। तो जंगल का भी सेम ही है कि उतने ही जानवर, एक जंगल में उतने ही जानवर रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और हमारे देश में क्या है ना, अब क्या हो रहा है कि हमारे जो टाइगर का संख्या है, जो बाघ की संख्या है, वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, बढ़ी भी है और बढ़ रही भी है। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए, उसे संभालने के लिए जो जितना जंगल लगेगा ना, वो नहीं मिल रहा है उन्हें। वो जंगल उन्हें कम पड़ रहा है अब। और जैसे ही उनका संख्या बढ़ते जाएगा, वैसे ही जंगल उन्हें कम लगते ही जाएंगे। तो उनको भी जगह नहीं मिल रहा है जंगल में, तो वो बाहर आ रहे हैं, जंगल के बाहर आसपास घूम रहे हैं। फिर क्या है कि पहले क्या था कि एक जंगल दूसरे जंगल से कनेक्टेड भी थे। ऐसे जंगल एक दूसरे से जुड़े हुए थे कॉरिडोर से, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से। आज की तारीख में वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तो है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। सारे खेत आ चुके हैं, आई मीन बस्तियां आ गई है, तो जंगल कटे गए हैं। तो अभी टाइगर्स को अगर एक जंगल से दूसरा जंगल भी जाना है जानवर को, तो उसे खेत और बस्तियों के बीच में से जाना पड़ता है। और बीच में तो जैसे अगर आप टाइगर की बात करें या लेपर्ड की बात करें, तो वो तो शिकार करके ही अपना खाना ढूंढते, घास तो खाते नहीं। तो अभी अगर खेत से जाना पड़े या गांव के आसपास से जाना पड़े, तो मतलब गाय, बैल, बकरी उसका शिकार करते करते जाते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और इंसान भी है ना, इंसान भी जंगल में, जैसे तेंदू पत्ता हुआ या महुआ कलेक्शन हुआ, या जलाने के लिए लकड़ी के लिए जाते हैं, आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं। ये सब जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट में, दे हैव द राइट टू सर्टेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन उसी बहाने लोग बाकी के भी ऐसे ही जाते कभी कभी। तो उस समय में कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही। और जो है जो जंगल कम बढ़ रहे, टाइगर बढ़ रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही। और जो बात करें, अगर आपने पूछा था कि इतना वक्त क्यों लगता है, तो देखो बॉस, हमें टाइगर जो है वो तो इज द मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज। एब्सोल्युटली। वो एम्बुश हंटर है जी। वो छुप के एकदम नजदीक से शिकार करता है। नजदीक, जब उसका शिकार नजदीक आ जाएगा तब वो वार करता है। तो मतलब कि इतनी बार हुआ है जंगल में कि टाइगर हमारे से 5 फुट दूरी जंगल में बैठा है और हमें पता भी नहीं कि टाइगर था।
हमारे निकलने के बाद में हमारे पीछे की गाड़ी के लोग बताते अरे तुम निकले और टाइगर निकला, वहीं पे बैठा था और हम लोग वहाँ पे 2 घंटे से बैठे। तो टाइगर अगर आपके नजदीक भी होगा, एक बात याद रखो, जब आप जंगल में होंगे ना, जब आप टाइगर ढूंढ रहे हो ना, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे आप टाइगर देखें या ना देखें, लेकिन अगर टाइगर आसपास है तो वो आपको जरूर देख रहा है। आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो आप, उसकी नजर आप पे हमेशा रहेगी है। तो एक तो कैमोफ्लेज के बड़े ये है, बहुत ही कैमोफ्लेज एक्सपर्ट्स है, वो छुपना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर दूसरी बात है कि टाइगर्स जो है वो जंगल में मूव करना जानते हैं आसानी से, और बहुत सी जगह ऐसे है जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गाड़ी भी नहीं जा सकती, पैदल जाना पड़ता है। और जैसे एक कुल्हाड़ी लेके ब्रांचेस काट काट के अपने जाने के लिए छोटा सा रास्ता बनाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो आसान नहीं है टाइगर ढूंढना। और क्या, टाइगर तो ढूंढ लेगा, टाइगर तो मिल जाएगा। आप ऐसे घूमोगे जंगल में तो गाड़ी में घूमोगे, पेट्रोलिंग गाड़ी में या पैदल भी आप जाओगे तो टाइगर तो दिखता ही है, क्योंकि जंगल में तो टाइगर है ही। लेकिन वो टाइगर जिसे हमें शक है कि उसने वही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला टाइगर है, वो टाइगर ढूंढना मतलब थोड़ा और मुश्किल बात है। तो पहली बार तो हम लोग उससे ढूंढ रहे, और उसी लिए हमें और भी टाइगर हो सकते हैं। तो और जो है वो जब वो जंगल में इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाए ह्यूमंस का, तो टाइगर भी थोड़ा शाय हो जाते हैं, वो लोग अंदर और चले जाते हैं। और तीसरी बात है कि देखो, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या 80 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आप एक 200 किलो का जानवर ढूंढ रहे हो, तो वो तो एक मतलब खास के दिन में एक सुई ढूंढना बराबर हुआ। और फिर क्या है कि जो नेचर है वो भी कभी कभी साथ नहीं देता। जैसे कि बरसात में अगर आप पेट्रोलिंग जैसे ऑपरेशन होता है बरसात के वक्त, तो एक तो जंगल बहुत घना हो जाता है, तो 10-15 फीट से ज्यादा दिखता नहीं है अंदर क्या है, कुछ नहीं, विजिबिलिटी कम, मतलब 1200 किलो का एक गौर जो है वो भी 15 फीट दूर होगा, अंदर आपको दिखेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि 1200 किलो का गौर अंदर है 15 फीट दूर। और जो है फिर ट्रेन भी काफी मुश्किल हो जाता है, वैसे ही मुश्किल ट्रेन है। तो और ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं करते, मैंने जहाँ तक देखा है तो जो डिपार्टमेंट के लोग ऐसे समय में तो जी जान से कोशिश करते हैं। मतलब मैं एक ऑपरेशन में भी पार्ट था, हम लोग सुबह को 5 बजे उठ के निकल जाते थे और शाम को 6 बजे दौड़ते थे। पूरा दिन हम लोग उधर ही जंगल में ही ढूंढ रहे थे ये टाइगर को। और उस समय में तो मैंने 30 फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ एक टॉयलेट भी शेयर किया है, एक 3 महीने के लिए। ऐसे एक हॉल में 30 लोग 20 लोग सो रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स, रेंजर्स, सब मगरमच्छों की तरह ऐसे ही। तो ऐसा नहीं कि लोग डिपार्टमेंट कोशिश नहीं करता, डिपार्टमेंट जी लगा के कोशिश करता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उसी टाइगर को ढूंढना बहुत आसान बात नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में ये। बिल्कुल बहुत बहुत सही बोला और मैं बहुत हद तक आपसे एग्री करता हूँ। अब एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, या मैं बोलूँ एक वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, हमारे वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन में कैसे अपने माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकता है? जंगल बचाने के लिए बोल सकता हूँ मैं। देखो, एक नॉर्मल सिटीजन या नॉन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट या नेचर एंथुसियास्ट, बहुत सारी चीजें जो छोटे चीजें हैं जो हम घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं और जंगल आके भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर पे बैठे बैठे आप इलेक्ट्रिसिटी कम वापरो, क्योंकि जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 60% या 70% मस्ट बी फॉसिल फ्यूल,
either coal driven or diesel driven, right? Yeah. तो मतलब कि ये कोल जो है वो तो जंगल जंगल को लग के ही जो कोल माइंस है वहीं से आते हैं, क्योंकि जो जंगल हमारे जंगल एरियाज जो है वो मतलब हजारों सालों से पेड़ एक के ऊपर एक गिरते जा रहे, तो बहुत सालों से ये अक्यूमुलेट हो रहा है कार्बन ऑन अंडर प्रेशर एंड अंडर हीट इन द अर्थ। जमीन के अंदर प्रेशर और हीट पे वो कोयला बन जाता है, तो उसी को निकाल के हम लोग और जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो एसी कम वापरो, इलेक्ट्रिसिटी कम वापरो। एसी भी जो है वो टाइमर पे लगाओ, मतलब रूम ठंडा हो गया तो और क्या चाहिए यार, उसके बाद में पंखा लगाओ, खिड़की मत खोलो, ठंडा ही रहेगा सुबह तक। 8 घंटे के बदले 4 घंटा एसी लगाओ। हम वाइल्ड लाइफ प्रेमी एक शब्द से बेहद नफरत करते हैं हंस भाई, पोचिंग यानी तस्करी। आपने अपने जीवन में रणथंभौर में काफ़ी एक्सपोचर्स से बातचीत करी है और उन्हें काफ़ी हद तक एक नई दिशा में अपनी ज़िंदगी को शुरू करने को कन्विंस किया है। थोड़ा बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? सब जब जब पोचर्स की बात करते हैं ना, तो हमें थोड़ी हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा। इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी इनके बारे में। तो ज़्यादातर जो वहाँ पोचर्स है ना इंडिया में, दे बिलोंग टू ट्रेडिशनल हंटिंग कम्युनिटीज, ट्राइब्स ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स ट्रेडिशनली। मतलब कि सदियों से वो लोग शिकारी कर रहे हैं। वो जैसे उन्हें और कुछ आता नहीं है, शिकार के अलावा उन्हें और कुछ आता नहीं। हंटर्स एंड गैदरर्स कहते हैं उन्हें। तो ये ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में जो पोचर्स है वो इन्हीं कम्युनिटीज से आते, इन्हीं ट्राइब से आते। और क्या हुआ ना कि जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने, और ये जो ट्राइबल्स, सॉरी ये ट्राइबल्स है ना, वो लोग मतलब बाय नेचर उन्हीं वो लोग रिबेलियस है। मतलब वो लोग, उनके अपने विचार है, अपने कानून है, अपने तौर तरीके, तो वो लोग किसी और का सुनने को तैयार नहीं रहते इतनी आसानी से। तो फिर दूसरी बात है कि जो ये ट्राइब के लोग हैं वो लोएस्ट कास्ट ऑफ सोसाइटी में आते हैं। तो और इंडिया में क्या है कि कास्ट सिस्टम भी बड़ा जोर, मतलब बड़ा प्रोमिनेंट है। तो ज्यादा, तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे गाँव वाले गाँव में अंदर नहीं आने देते, गाँव के कुएं से पानी नहीं पीने देते। तो ये भी एक तकलीफ है उनको। फिर ये लोग पहले जंगल में रहते थे, राइट। फिर 1973 में जब 1973 या 1974 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, 1972। हाँ 72, तो जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया ना, तब इन लोगों को कहा गया कि बॉस तुम्हारा जो जीने का तरीका है अब वो गैर कानूनी है, तुम शिकार विकार नहीं कर सकते और तुम जंगल में भी नहीं रह सकते। तो इन्हें जंगल से उठा के बाहर लेके आए, इनको जमीन दी गई खेती करने के लिए ताकि ये अपना आमदनी कर सके। लेकिन जो इंसान, जो कम्युनिटी कभी खेती किया ही नहीं, उसे गवर्नमेंट ने जमीन दी खेती करने के लिए, लेकिन उसे आता नहीं खेती, तो कैसे करेगा। दूसरी बात यह है कि जो जमीन दी भी है वो काफी टाइम नदी से काफी दूर रहता है, पानी का प्रॉब्लम रहता है, तो ये खेती भी नहीं कर पाते। और फिर इनको आता भी नहीं है तो ये क्या करे। तो ये अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ते हुए ये सब गैर कानूनी काम शिकार करके आते, क्योंकि इनको कोई दूसरा स्किल सेट आता नहीं। जैसे जब आप हो गया, देखो कोई अपराधी तो पैदा होता नहीं, उसे सर्कमस्टेंसेस या बनाते। अभी अगर आप काफी ऐसे पोचिंग कम्युनिटीज हैं जहाँ पे क्या है, हंटर्स एंड गैदरर्स की कम्युनिटीज है, क्रिमिनल ट्राइब्स की जो स्टेटस वाले लोग हैं, उनको आप जाके पूछोगे ना, उनके बच्चों को आप जाके पूछोगे कि स्कूल आओगे और स्कूल देखा है, वो बोलेंगे नहीं। उन्होंने सारे पुलिस स्टेशन देखे, सारे कोर्ट देखे, लेकिन स्कूल नहीं देखा उन बच्चों ने। तो मतलब इनको हमारे जो हमारे सोसाइटी में, हमारा जो कल्चर सोसाइटी हम समझते हैं,
उसमें हमने आने को मौका ही नहीं दिया। तो फिर वो लोग तो अपने जीवन लाइवलीहुड के लिए ये करते रहेंगे। इनको ये लोग भी इनकम के लिए तो करते हैं ये सब। तो अगर इनको दूसरा राह दिखाया जहाँ पे इनको जेल जाने का तकलीफ नहीं, क्रिमिनल बनने का बंदा नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग कोई इंसान वो नहीं चूज करेगा इसके ऊपर। लेकिन इनको वो मौका दिया ही नहीं है किसी ने, तो ये यही करते आते। तो जब अब इनको जैसे रणथंभौर में मैं हो गया उसके सामने चिल करा था एक बार, और फिर मैंने एक हम गाँव में था और फिर एक पार्टी चालू हो गया इनका, नाच गाना और ये सब चालू हो गया, पीना बीना। तो उसमें मेरे को एक आइडिया आया कि भाई ये तो गाना भी बजाते हैं, तो इनके साथ गाना रिकॉर्ड करते हैं, इनका ही टैलेंट को हार्नेस करते हैं। तो फिर मैंने अपने बॉम्बे से एक म्यूजिशियन दोस्त को बुलाया, हम लोग आए, उनके साथ गाने रिकॉर्ड किए। फिर मेरे दूसरे दोस्तों ने रीमिक्स किए वो गाने। फिर मैंने डीवीडीज जो बनाए और वो एनजीओ को दिए जो इनके साथ काम करते थे बेचने के लिए। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पोचर्स को हम लोग जो है एक्सपोचर्स या पोचर, उनको हम लोग सिर्फ गालियाँ देते हैं, लेकिन उनकी जो हालात है वो कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो हमें क्या हक है उनको गाली देने की। तो हंस भाई, ऐसा माना जाता है, लोग भी जानना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो टाइगर साइटिंग होती है, क्या वो ज़्यादातर कोर एरियाज में होती है या बफर में ज़्यादा होती है? देखिए, जब कोर और बफर की बात करेंगे तो ऐसा कोई लकीर तो है नहीं कि ये कोर है ये बफर है, अलग जंगल है। टाइगर जानवर के लिए तो सेम ही जंगल है। उसमें इंसान ने ये बाइफर्केशन किया है कि कोर है, बफर है। अभी अगर आप टाडोबा में देखोगे तो टाडोबा में बफर में एटलीस्ट मोरली साइड के बफर में, हमारे बफर में टाइगर की साइड कोर से ज्यादा होती है मुझे लगता है। और हमारे बफर में काफी अच्छी संख्या से टाइगर्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोर में ही ज्यादा साइटिंग होती है और बफर में नहीं होती है। अगर आप बफर जो कोर और बफर जो है वो इंसान के ने बनाया है मैनेजमेंट के हिसाब से, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। टाइगर को एटलीस्ट कुछ जगह बिना इंसान के मिल जाए इस उम्मीद से कोर का डिक्लेरेशन किया जाता है। कोर का मतलब है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जहाँ पे टाइगर के लिए जो शिकार करने के लिए जब बड़ा प्रे लगता है, जैसे गौर हुआ, सांबर हुआ, चीतल हुआ, ऐसे बड़े जानवर हो और पानी का अच्छे संख्या में पानी के वाटर होल्स हो, स्ट्रीम हो, नदी हो, और वहाँ पे इंसान का इंटरफेरेंस जितना कम हो सके उतना हो। तो जैसे कोर में जो पहले जगाऊ या कुछ हुआ करते थे उन्हें भी निकाला गया है, रिलोकेट किया गया है कोर के बाद। तो आज की तारीख में कोर जोन में गाँव एक गाँव बचा है जो अभी रिलोकेट होने की इसमें है, लेकिन बाकी की तो गाँव रिलोकेट हो गए। तो जितना कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सके उसे मैनेज करने के लिए कोर का कोशिश किया जाता है। बफर जो है वो कोर और जो इंसान की बस्तियों के बीच में जो बफर कहते हैं उसे, जो जंगल का मैच है, तो वो तो इंसानों ने बनाया है। टाइगर के लिए तो कोई कोर बफर एक ही जंगल है। तो मेरे हिसाब से तो बफर कोर में एक तरीके की सेटिंग होती है। तो यहाँ पे ये पॉडकास्ट सेशन जो है आज बहुत ही अच्छा हुआ हंस भाई के साथ में। मैं पिछले 2 दिन से हूँ, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत कुछ सीखने को मिला हंस भाई से मुझे, और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट सेशन के बाद में आप लोगों को भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी। बहुत से क्वेश्चंस हमने इनसे पूछे और इन्होंने एज अ वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट उनका सबका अच्छे से जवाब दिया। हंस भाई, दिल से थैंक यू सो मच कि आप शो पे आए। Thank you, sir. Truly means a lot to सिटिंग नेक्स्ट टू यू।
एंड बहुत जल्दी मैं इनको बॉम्बे में भी मिलने वाला हूँ और मैं अब यहाँ पे आता जाता जब मैं रहूंगा। बॉम्बे आऊंगा तब देखेंगे। मैं तो बॉम्बे बहुत कम आता बहुत कम आते हैं बट मैं इनको यहीं पे मिलूंगा बिकॉज अब इस जगह से, इनके घर से और इनके साथ तो एक ऐसा याराना जुड़ चुका है जो कि अब कभी खत्म नहीं होने वाला है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा अंश भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। एनी टाइम सर। You are a rock star and you'll always be a rock star, bro. Come on.